गुड इवनिंग बच्चा लोग। देखो, लास्ट हम लोग जहां तक पढ़ाई किए थे उसके बाद जो है हम लोगों का क्या टॉपिक है, पोस्टिंग। अच्छा, ये पोस्टिंग तुम लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि जर्नल के बाद जो हम लोगों को ये पोस्टिंग करना पड़ता है। जर्नल क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। मतलब जनरली जो ट्रांजेक्शन हमको मार्केट से मिला या जो ट्रांजेक्शन हमको रॉ मटेरियल से हमको मिल रहा है, रॉ ट्रांजेक्शन जो है उसको हम लोग पर्टिकुलर जगह क्या करते हैं, उसको एंट्री करते हैं, दैट इज जर्नल। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अलग अलग अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, जिसका जिसका जहां जहां जाना जरूरी है, जिसका जिसका जहां जहां पोस्टिंग करना जरूरी है, जो जो अकाउंट का हम लोग वो पर्टिकुलर अकाउंट को उसी अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है। नाम उसका जो है चेंज नहीं हो सकता। जो रूल्स ऑफ पोस्टिंग में दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि हम लोग इसका नाम चेंज नहीं कर सकते भैया। जैसा नाम जर्नल में था लेजर के पोस्टिंग में वैसा ही नाम होगा। दूसरा क्या बोला तुमको, अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। हम लोग एक ही जो है कैश अकाउंट में सिर्फ सब खाली सेल्स का एंट्री या परचेस का एंट्री, जो भी कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड जो भी है सबको एक में हम लोग नहीं लिख देते हैं। नॉट पॉसिबल टू राइट देम इन अ सिंगल अकाउंट। तो सबके लिए अलग अलग, जैसे बोलते नहीं है कि सबके लिए अलग अलग जो है घर में बॉक्सेस बनाए गए हैं, उस प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग जो है मसाला रखो। अब सब मसाला अगर तुम एक साथ मिला देगा तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा पूरा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोला कि तुमको भैया जो डेबिट है, जर्नल में जो अकाउंट डेबिट है उसको भी लेजर में डेबिट ही रहेगा, और जो क्रेडिट है उसको हम लोग लेजर में क्या करेंगे, क्रेडिट ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इट इज कस्टमरी टू यूज द वर्ड टू एंड बाय। ऑफ कोर्स हम लोग जब लेजर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे टू लिखते हैं और क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भैया टू एंड बाय, क्यों लिखते हैं। कहा गया है जब हम लोगों के पास से जा रहा है, जैसे मान लो अगर हम लोग का ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन बाई तभी आता है जब हमारे पास से वो जाता है। तो एसेट और एक्सपेंसेस के केस में क्या हो रहा है कि जब हमारे पास से आइटम जा रहा है, जब हमारे पास से ट्रांजैक्शन कम रहा है, या हमारे पास से जब हम उसको खो रहे हैं, तब जो है हम लोगों का वो बाइक के द्वारा हम लोग शो करते हैं। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, टू से उसको दिखाते हैं एक्सपेंस और एसेट के अकाउंट्स में। अब लायबिलिटी और इनकम का जो अकाउंट है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग बाई करते हैं दैट मीन्स वी आर गेनिंग। जब हम लोग टू करते हैं तब क्या होता है, हम लोग वी आर लूजिंग। ठीक है। चल रहे हो क्या बोला, फोलियो कॉलम, जो हम लोग लेजर में हम लोग जर्नल फोलियो लिखते हैं ना, कि जर्नल का कितना नंबर खाते में या कितना नंबर वही पेज में उसका एंट्री किया गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पे मेंशन करते हैं। अगर सब में दिया रहा है तो ही मेंशन करते हैं, नहीं तो मेंशन करने का दरकार नहीं है। ठीक है। फिर क्या बोला, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन इन द डेट कॉलम में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, डेट के कॉलम में। कहां लिखोगे आप, नहीं सर हम जर्नल में लिखेंगे, ऐसा नहीं चलता। जर्नल फोलियो में जाके तुम डेट को लिखोगे तो जो चेक करने वाला ना पकड़ लेगा कि तुम कितने बड़े गधे हो। ठीक है। ओके। फिर देखो, बैलेंसिंग लेजर। लेजर को बैलेंसिंग कैसे करेंगे, क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले एंट्री करो। सबसे पहला क्या करो, देखो यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट में दिया तुमको डेबिट क्रेडिट का एंट्री करना है। दूसरा क्या करना है तुमको, क्रेडिट साइड जो है और डेबिट साइड का इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो इफ क्रेडिट एंड डेबिट साइड्स आर इक्वल देन देयर इज नो बैलेंस, तब कोई बैलेंस नहीं बचेगा। अगर तुम्हारा डेबिट क्रेडिट मेंटेन किया, यहाँ जो अमाउंट है यहाँ भी वही अमाउंट है, मान लो यहाँ 2000 है, यहाँ भी तुमने 2000 लिखा,
तो क्या करेंगे, एज इट लिख देंगे 2000, सॉरी, एज इट इज लिख देंगे इसको 2000। क्यों, कुछ करने का नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अगर डेबिट और क्रेडिट का सेम बैलेंस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली बैलेंसिंग करके उसको छोड़ देना है, ना वहां पे टू बैलेंस सीडी या टू बैलेंस बीडी कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि अकाउंट जो है ये बोला गया है ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जा रहा है। ओके, सेकंड क्या बोला तुमको, अगर जहां पे अमाउंट कम है वहां पे हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, और उसी अमाउंट को जब हम लोग नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। After putting the different in appropriate side of the account, both the side of the account draw a thin line above below। जैसे ये हम लोग लाइन खींचते हैं ना, ऊपर में एक और नीचे डबल, इसी लाइन के बारे में बोला गया है। ओके, जब हम लोग का मान लो ये हम लोग बना रहे हैं फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बनाने के बाद पता चला यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 2000 है, तो अब कमी किधर है, इधर है, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख दोगे इस जगह पे, यहाँ जगह नहीं है बोल के मैं नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिखोगे और क्या हो जाएगा 2000, सॉरी 1600 आ गया तुम्हारा। अब जो है तुम्हारा ये बैलेंस मिल गया। अब यही टू बैलेंस सीडी को जो है हम लोग ठीक इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं न्यू डेट पे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग डेट पे इसको लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। नीचे सम दिया गया है तुम लोगों को, तो सम से तो हम लोग को मतलब नहीं है, छोटा मोटा सम दिया जाएगा। तो तुम लोगों को यही है कि तुम लोग जब इस सम को देख रहे हो तो इस सम को तुम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। इसके पहले भी मैंने कहा था, बट यू हैव नॉट शोन मी एनी काइंड ऑफ होमवर्क, तो दीज आर द होमवर्क, इन सबको किया करो, नहीं तो प्रैक्टिस कैसे होगा। जैसे जो तुम लोग को एंट्री दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, ये सब तो इजी एंट्रीज है। ठीक है, जब कुछ कुछ डिफिकल्ट एंट्री आता है उस समय फिर दिमाग खराब होता है क्या करना है नहीं करना है, ये सब एंट्री होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे लेजर का पोस्टिंग किया गया है, इससे पहले भी तुम लोग किए ही हुए हो, ऐसा कोई बहुत अजूबा कुछ नहीं है। चलो आ जाए, यहाँ खाली हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या है, जर्नल, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक। ठीक है, ये सभी क्या है, सब्सिडरी बुक। अब तुमको यहाँ पे एक जस्ट फॉर्मेट दे दिया है कि परचेज बुक में क्या क्या होता है। परचेज बुक में तुम लोग डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। ठीक है, बस को यही बोला, इसको यही समझना है और कुछ नहीं है इसमें। सेल्स बुक में भी यही करना है, हम लोग को जो फॉर्मेट दिया गया ना सेल्स बुक का, उसका खाली फॉर्मेट देखो, डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। ओके, क्या है ये परचेज बुक एंड सेल्स बुक, क्या है, सिर्फ इसमें सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल का एंट्री आता है और परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज का एंट्री आता है। ठीक है, अब ये परचेज रिटर्न बुक क्या है, परचेज रिटर्न बुक जब हम लोग किसी से परचेज करते हैं और मान लो वो सामान हम लोगों का थोड़ा डिफेक्ट निकल गया तो हमको फिर वापस से उसको रिटर्न देना पड़ता है। तो जब मान लो कि तुमने जब परचेज किया था 2000 रुपीज दे के एक जीन्स परचेज किया था और जीन्स में डिफेक्ट निकल गया, तो तुम उसको क्या करोगे, वापस से रिफंड दोगे और वापस से रिटर्न दे दोगे। और रिटर्न देने के बाद अगर तुम्हारा वो जान पहचान का व्यक्ति है, जान पहचान का आदमी है, तुमको पैसा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर कोई दुकान वुकान से ले रहे हो बाहर से, तो वो लोग तुमको पैसा रिटर्न नहीं देगा, बोलेगा सर ये, या सर या मैडम आपका जो ये प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं सॉरी, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करके आपको दूसरा आइटम दे रहे हैं इसी प्राइस का। ठीक है, तो जैसे मान लो ये परचेज रिटर्न तुम्हारा कब हो रहा है, 2000 का आइटम खरीद रहे हो
और तुम्हारा आइटम क्या निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, जब ये डिफेक्टिव निकल गया, तुम इसको जो है जाके स्टोर में दे रहे हो, बोल रहे हो भैया आपका तो आइटम डिफेक्टिव निकल गया। तुम्हारा तुमको क्या करेगा, जब तुम इसको खरीदे थे तो उस टाइम के लिए तुम्हारा एक्सपेंसेस था, लेकिन जब ये वापस तुमको मिल गया तो आज ये तुमको क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए इनकम हो जाएगा। ठीक उस उल्टा इफेक्ट पड़ता है जो सप्लायर है, जो तुमको बेच रहा है, उसके लिए जो तुम्हारे लिए जो इनकम है वो उसके लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसके पास जब वो पैसा आया था तो वो उसका इनकम बन गया था, लेकिन आज वो पैसा दे रहा है, उसको क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो जा रहा है। ठीक है, बाद बाकी परचेज डन बुक का देखो, यहाँ पे देख लो, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट नोट, यहाँ पे ये जो है एक्सेप्शनल है। ठीक है, लेजर फुली एज इट इज रहता है, अमाउंट अमाउंट, ये सब फॉर्मेट है इसका, याद रखने का जरूरत नहीं है, फिर भी दिमाग में रख लेना। मान लो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछ ही दिया तुमको कि इनमें से कौन सा जो है परचेज बुक का फॉर्मेट में आता है, तब क्या करोगे। परचेज बुक में याद रखना, परचेज बुक में क्रेडिट नोट आता है और सेल्स बुक में क्या आता है, डेबिट नोट आता है। ठीक है, सम्स दिए गए हैं, सम को जो है बनाओगे तुम लोग। अब ये सम को बनाना कैसे है, सम का देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है तुम्हारा, सबसे पहला देखो 6 मार्च 2016 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम कदम, कदम से उधारी में सामान खरीदा जा रहा है। 200 शर्ट जो है जिसका 1500 रुपया प्रत्येक शर्ट का प्राइस है। 100 नेकटीज, नेकटीज क्या होता है, वो जो टाई के कोट पहनते हैं ना, कोट पहनने पर शर्ट पहनते हैं और इसका यहाँ पे गला में ऐसे रहता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 100 पीसेज है और 500 करके प्रत्येक का दाम है। इस तरीके का डिटेल्स तुमको दिया हुआ है, तो इसको कैसे एंट्री करेंगे देख लो, एक का बता दे रहा हूँ, बाद बाकी समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर का नाम लिखेंगे कदम, 200 शर्ट पर्टिकुलर्स में लिख रहे हैं, 1500 ईच, 100 नेकटीज, क्या हो गया तुम्हारा 500 ईच। ओके, इनवॉइस नंबर दिया हुआ था इसलिए हम लोग यहाँ दिए हैं, एलएफ भी दिया हुआ था तो ही दिए हैं। देखो यहाँ पे 1500 इंटू 200 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 लाख, एंड 100 तो और 50,000 55 सॉरी 500 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ये तुम्हारा अमाउंट ऐसे बाहर में लिख देना है, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, सबका आइटम का नाम लिखकर जो हमको बाद में टोटलिंग कर देना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना कि आइटम का ना जो डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद जो है सबसे पहले लेस ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसके बाद जो है हम लोग टैक्सेशन को जोड़ते हैं। ठीक है, सम्स बनाओगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सब दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स को भी करना होगा, होमवर्क दे रहा हूं। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है, तुम लोग इस कंसेप्ट का नाम सुने होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, सर भूल गए हैं, बहुत बढ़िया बात। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे मान लो एक कस्टमर मैं हूं, एक सपोज मैं हूं और एक तुम हो, ये मैं हूं और ये तुम हो। तो मैंने तुमसे पूछा मुझे सामान बेचोगे, तुमने ये बोला यस आई विल। अब जो है तुम मुझे 5,000 का मैंने कहा कि चलो मुझे एक सामान बेचो, तुमने कहा ठीक है, उसका प्राइस जो है तकरीबन तुम्हारा 5,000 पड़ेगा। ओके यस, आई एम अग्रीइंग विथ इट। अब सामान जो है मैंने खरीद लिया तुमसे, मैंने तुमसे सामान खरीद लिया, लेकिन मैंने कहा सुनो, तुमने सेल किया ना मुझे, तुम्हारे अकाउंट में हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू सेल और मेरे अकाउंट में हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये पहला एंट्री हो गया। उसके बाद
मैंने कहा सुनो, बोले हाँ बोलो। तो तुमको समझ में आया कि जरूर कुछ ना कुछ घोटाला है। तो तुमने पूछा क्या बात है, पैसे वैसे नहीं है क्या? हम बोले हाँ थोड़ा सा कम है, बट आ जाएगा, 2 महीने में पैसा आ जाएगा, मैं तुम्हें पूरा पैसा जो है दे दूंगा। तुमने कहा चलो ठीक है, विश्वस्त आदमी है, पहचानते हैं इसको, धोखा नहीं देगा। तो हम बोले एक काम करो, हमको 2 महीना का बिल ड्रॉ कर दो। तो बोला ठीक है, तुम्हारे नाम पे हम 2 महीना का बिल ड्रॉ कर दे रहे हैं। और सिर्फ 2 महीना का ही नहीं, अगर तुम्हारा कुछ और प्रॉब्लम भी होता है तो 3 दिन का तुमको ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। 3 दिन का क्या मिलेगा? ग्रेस पीरियड मिलेगा। ये सब जो बोल रहे हैं ध्यान में रखना। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने दिन का ग्रेस पीरियड होता है? 3 दिन का। ठीक है, याद रहे 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। इसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, याद रहे। अब सुनो, तो अब बी जो है ए को बिल ड्रॉ कर दिया ए के नाम पे, तो बी के अकाउंट में क्या होगा? बताओ क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए का नाम को अब क्या करेगा? वो कमा देगा। बिल्स रिसीवेबल के नाम से उसको पैसा मिलने का एक आशा बना हुआ है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल इज अ काइंड ऑफ एसेट। और जब भी मैंने बिल रिसीवेबल ड्रॉ कर दिया, 2 महीने के बाद मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो वो हो गया मेरे लिए एसेट, तो वो डेबिट हो जाएगा। और मेरा लायबिलिटी है, मेरा जो हम जिसको सामान बेचे थे, जो मेरा डेटर है, वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। इसी में आता है कि ए के अकाउंट में उस समय बीपी हो जाएगा, बिल्स पेबल जो है, और ये क्या कर देगा? बीस के अकाउंट को डेबिट कर देगा, टू क्या कर देगा? बीपी अकाउंट कर देगा। बस समझ आ रहा है? उसका भी जो है वो भी अपना लायबिलिटी खत्म करेगा, चलो बिल्स पेबल है, 2 महीने के बाद पैसा दे देंगे। तो बिल्स पेबल क्या हो गया? एक एसेट हो गया। ठीक है, बिल्स पेबल क्या हो गया? एसेट हो गया। और बिल्स पेबल में क्या एंट्री होता है? हम लोग इसको कितना सामान बेचे हैं और कितने दिन के बाद वो पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है? नंबर ऑफ बिल नंबर रहता है, डेट रहता है, डेट ऑफ रिसीप्ट, फ्रॉम होम रिसीप्ट, किससे रिसीव किया गया, क्योंकि 2 आदमी का ही देना पड़ेगा। लेजर फोलियो, एक्सेप्टर का नाम, कौन एक्सेप्ट किया, डेट ऑफ बिल, टर्म कितना दिन के लिए है, ड्यू डेट कब मिलेगा पैसा, अमाउंट, और डिस्पोजल। ठीक है, बिल्स पेबल का भी एक ही कंसेप्ट है, लेकिन उसमें क्या होगा? यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल नंबर, ड्रन बाय, सॉरी किसके द्वारा ड्रॉ किया गया, लेजर फोलियो, पेई, डेट ऑफ बिल, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट एंड डिस्पोजल। किसको डिस्पोज किया गया, कब डिस्पोज किया गया, वो सब डिटेल्स दिया था उसमें। कैश बुक क्या है? कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। हाँ, कैश बुक क्या करेगा? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही वो रिकॉर्ड करता है। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश बुक जो है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम होता है। कैश बुक क्या होता है? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक में डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट रहता है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या है तुम्हारा? डबल कॉलम कैश बुक में तुम्हारा क्या होता है? कैश और बैंक आ जाता है। क्या होता है? कैश और बैंक। लेकिन यहाँ पे डबल कॉलम में तुमको डिस्काउंट का कॉलम दिखा है। हाँ, डिस्काउंट के साथ भी अगर कैश का है तो वो भी डबल कॉलम के काउंटिंग में आएगा। मतलब डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ डिस्काउंट का कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, फिर कैश के साथ बैंक का जो है वो भी अकाउंट बन सकता है इसमें। ठीक है, या सिर्फ बैंक प्लस बैंक, मतलब बैंक वन और बैंक टू, दो अलग अलग बैंक है, तो इनका भी एक ही साथ बनेगा। तो इसको भी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक ही बोलेंगे। सम जो दिया गया है इन सबको प्रैक्टिस करोगे और मुझे दिखाओगे तुम लोग। ये सब दिया गया है क्वेश्चंस, इसको जरूर सॉल्व करोगे। होमवर्क लिख दे रहा हूं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक देख लो क्या होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में
ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये तीनों का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैश, बैंक और डिस्काउंट हो, बैंक बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है, या तीन बैंक का अकाउंट, तीन बैंक का अलग अलग जो है हम लोग अलग अलग बैंक का हम लोग यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं, तो वो भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक के ही अंदर में आता है। ठीक है। थ्री ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो, अच्छा इसमें आप एक चीज देखो, कैश बुक जब कर ही रहे हैं तो इसमें एक कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, जैसे देखो एक एंट्री है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है। कैश को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो हम लोग ये ऊपर में एंट्री करेंगे, यहां पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, बैंक मेरा डेबिट हुआ टू कैश, टू कैश लिखेंगे। ठीक है। कैश बुक में एलएफ बीएन का एंट्री भी होता है, याद रहे। देखो, तो टू कैश लिख के हम पैसा कहां दिखाएंगे, क्योंकि मेरा बैंक डेबिट हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 2000 रुपीज से मेरा बैंक डेबिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2000 रुपीज यहाँ पे बैंक में शो करूंगा, बैंक में पैसा जमा कैश के कमने से। अब बाई बैंक लिख दूंगा यहाँ पे, बैंक बढ़ा कैश के घटने से, कैश के घटने से, देखो तुम्हारे कैश से पैसा निकला और बैंक में पैसा आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री, हम लोग इसे सी लिखते हैं, डिनोट करते हैं ना, कॉन्ट्रा एंट्री डिनोट्स बाय सी, इट डिनोट्स बाय सी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और एलएफ कॉलम में हम लोग लिखते हैं, किस कॉलम में लिखते हैं, याद रहे हम लोग क्या, डिनोट बाय सी, या इसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, एलएफ कॉलम में लिखते हैं। ठीक है। सम्स दिए गए हैं, सम्स को बनाओगे, होमवर्क में लिख दे रहा हूं। अच्छा देखो, छोटा सा कंसेप्ट है पेटी कैश। अच्छा पेटी कैश क्या होता है सर, पेटी कैश, देखो तुम बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में क्या होता है ना, छोटा मोटा खर्चा होते रहता है, ऐसे मान लो कहीं कोई पोस्टेज का हो गया, कोई कार्टेज का हो गया, तुम्हारा कोई कन्वेंस हो गया, टेलीग्राम वगैरह हो गया, कुछ भी छोटा मोटा खर्चा, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, कुछ भी खर्चा हो इस तरीके का, और वो मंथ वाइज मेंशन, मंथ वाइज के हिसाब से मेंटेन होता है तुम्हारा। इसमें क्या हो गया, छोटा मोटा खर्चा का ही हिसाब लिखा जाता है। जैसे मान लो तुम एक पेटी कैशियर हो, तुमको बोला कि भैया आपको जो है 2000 रुपया हमने दिया है, और जो भी छोटा मोटा खर्चा है ना वो आप इसी से मेंटेन करोगे। अगर आपका बैलेंस बचता है तो ठीक है, बैलेंस अगर जनरली बैलेंस बच जाता है, और अगर बैलेंस नहीं बचता है तो फिर वो भी आप उसको माइनस में करके दिखाओगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड, ये सब क्या है, एनालिसिस ऑफ पेमेंट। ये डिफर भी कर सकते, जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे, ये अलग अलग भी हो सकता है, तो तुम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा हेड में आ सकता है, पर्टिकुलर पॉइंट। क्या क्या एडवांटेजेस देख लो, इट सेव्स, ये क्या करता है, सेव द टाइम ऑफ द चीफ कैशियर, पेटी कैशियर इज नॉट अलाउड टू कीप, आइडियल कैश को अलाउ नहीं करता। ठीक है। विथ हिम, इफ द फ्लोट इज फाउंड टू बी मोर देन एडिक्वेट, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट रहे तो डेफिनेटली पेटी कैश में हम लोग नहीं लिखते हैं। इट अमाउंट्स विल इमीडिएटली रिड्यूस एंड द रिड्यूस्ड, दिस रिड्यूस द चांस ऑफ मिस यूज ऑफ कैश। ऑफ कोर्स अगर इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कैश का ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत मिस यूज होगा। जैसे मान लो कई कई ऑफिस में मैंने देखा है कि जनरली तुम्हारा कन्वेंस में 5-5 हजार रुपया का भी कन्वेंस का खर्चा है। क्या खर्चा है, तो भैया चाय पिए गए थे, वाह, चाय पीने का खर्चा भी ऑफिस में 5 हजार रुपया तक होता है। खैर जो भी है, बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं।
The record of petty cash is checked by the cashier periodically so that a mistake if committed is soon rectified. छोटा मोटा खर्चे का एंट्री किया जाता है उसमें, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसको फटाक से उसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर वाला टॉपिक समझ में आया कि एक बार और पढ़ दें? चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। पेटी कैशियर इज नॉट अलाउड टू कीप आइडल कैश विथ हिम इफ द फ्लोट इज फाउंड टू बी मोर देन एडिक्वेट। अगर जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर खर्चा होता है, इट्स अमाउंट विल इमीडिएटली रिड्यूस, कम जाएगा, इसका अमाउंट क्या होगा, इमीडिएटली कम जाएगा। और दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ मिसयूज ऑफ कैश बाय द पेटी कैशियर। इससे क्या हो सकता है, पेटी कैशियर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ज्यादा पैसा दोगे उसको, अगर ज्यादा पैसा दे के रखोगे, भैया ठीक है आपको 2000 नहीं आपको 10,000 रुपया नहीं है, वाह, वो तो समझेगा 10,000 रुपया को लुटा देंगे पूरा। 2,000 रुपया 3,000 रुपया खर्चा होगा और बाद बाकी 7,000 रुपया उसका पूरा पॉकेट में जाएगा। ओके, अच्छा देखो, इट enable a great saving to affect in posting of small items to the ledger account। लेजर अकाउंट में छोटा छोटा आइटम को पोस्टिंग करने के लिए क्या करता है, हमें इफेक्टिव है और बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाता है। द सिस्टम ट्रेन्स यंग स्टाफ टू हैंडल कैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो मान लो ये जो पेटी कैश में क्या है, जैसे मान लो जो नया नया एम्प्लॉई है, जो उतना ज्यादा अभी अच्छे से उनका आइडिया नहीं है, तो उन लोगों को ही पहले शुरू शुरू में पेटी कैश को ही मेंटेन करने के लिए बताया जाता है। पेटी कैश को मेंटेन करने के बाद उनको आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना है। ठीक है, सम है, यहाँ होमवर्क दे रहा हूं, बनाओगे इसको, बना के मुझे दिखाओगे। अब कैसे है देखो, जो भी खर्चा है देख रहे हो, ये इसको अमाउंट रिसीव 328 672। ठीक है, ये अमाउंट इसको मिला, ये बैलेंस था पहले का, अभी 2 कैश को आया 672। ओके, टोटल मिला है कितना हुआ, 1000 हुआ। देखो ये सब खर्चा हो रहा है, इसका टोटल अमाउंट पेड 685, कार्ट्रिज कुली, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कस्टमर इंटरटेनमेंट, कन्वेंस, हाँ सन्ड्रीज, छोटा मोटा खर्चा जो है फर्नीचर वगैरह में छोटा मोटा खर्चा आता है। ठीक है, तो ये सब खर्चा जो है यहाँ पे देखो, टोटल यहाँ पे कितना था, वो भी 335 रुपीज तुम्हारा बच गया। ठीक है, तो जो 335 तुम्हारा बच गया टू बैलेंस बीडी के हिसाब से आ गया। और फिर नेक्स्ट ईयर में दिखा रहा है कि तुमको 28 तारीख को और तुमको कैश मिला, तो वो बात अलग है। पहले तुमको ये क्या करना है, इतना पहले मेंटेन करो। ठीक है, बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और टू कैश करके यहाँ जो दिखाया गया ना 655 दिखाया है कि 1000 रुपया में अल्टीमेट खर्चा कितना हुआ, तो 665 रुपीज तुम्हारा खर्चा हुआ टोटल। ठीक है, ऐसे ही करके बनाओगे सबको। जनरल जर्नल क्या देखो, जनरल जर्नल क्या होता है, तुम लोग पहले भी सुने होंगे, ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, कुछ नहीं है, ये ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री देखो बिजनेस में क्या क्या होता है। दिस इज नोन एज जर्नल प्रॉपर, इसको क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल बोलते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। सच ट्रांजेक्शंस फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज बीन केप्ट इन बिजनेस। ये क्या कहता है, जर्नल और या जनरल, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल बोलते हैं इसको। इट इज यूज फॉर मेकिंग ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए ऑफ सच ट्रांजेक्शन, मतलब इट इज यूज फॉर मेकिंग इट इज यूज फॉर मेकिंग द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजेक्शन फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज बीन केप्ट। मतलब ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके लिए कोई स्पेशल जर्नल नहीं बना है, उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, जनरल और जर्नल में। और एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर में बी कॉन्फाइंड टू द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहला तुम्हारा जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल में
ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ वर्क आउट और ऑब्सलीट एसेट्स। ओपनिंग एंट्री मतलब बिजनेस को शुरुआत करने में, बिजनेस को शुरुआत करते वक्त जो जो एंट्रीज होता है, कैश आता है, फर्नीचर आता है, बिल्डिंग लगता है, ठीक है, इन सब से क्या होता है, हमारा एसेट बढ़ जाता है। हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट अकाउंट की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, कैश लिखते हैं, बिल्डिंग लिखते हैं, या फर्नीचर लिखते हैं, डेबिट करते हैं ना इस सबको, करके फिर लिखते हैं टू कैपिटल। ये सब ओपनिंग एंट्री, बिजनेस के शुरुआत करते वक्त जो जो एंट्रीज किया गया या जो जो चीजों को लाया गया उसका एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री मतलब बिजनेस खत्म होते वक्त जो हम लोग एंट्री को मेंटेन करते हैं। जैसे दीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग एंट्रीज क्या है, अकाउंट्स क्लोजिंग एंट्रीज जो है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से रिलेटेड है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जैसे मान लो डेप्रिसिएशन का कुछ खर्चा है, या तुम्हारा प्रोविजन का खर्चा है, या तुम्हारा कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ सैलरी वगैरह है, तो ये सब हम लोग का एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। ट्रांसफर एंट्री मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। रेक्टिफिकेशन तुम लोग को पता है, ओके देखो, रेक्टिफिकेशन मतलब पता है तुम लोगों को, जो एरर्स आते हैं ना, जो भी एंट्रीज में एरर है उसको ठीक करना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट का परचेज करने के लिए अलग से एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। सेल ऑफ वर्कआउट ऑब्सोल्यूट एसेट्स वगैरह, जो एसेट्स नष्ट हो गया है उसको, या स्क्रैप वगैरह को हम लोग बेचते हैं। फर्नीचर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है, फर्नीचर बैलेंस दिया हुआ है, सबका देखो यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमको प्रॉपरली एंट्री करना है। जैसे फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, एस सीट चार हो गया, एम मित्रा हो गया, कैश डेबिट हो गया, एस बासु तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है, उसका मतलब ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। उस हिसाब से क्या करना है यहाँ पे, इसको जस्ट खाली जर्नल एंट्री कर देना है इसका, इसमें और कुछ नहीं करना पड़ता है। हालांकि तुम लोग का एमसीक्यूज है, तो तुम लोग को खाली ये पकड़ना पड़ेगा कि ये होता क्या है। ट्रायल बैलेंस क्या है देखो, ट्रायल बैलेंस, a trial balance is a schedule or list of debit and credit balance extracted from various accounts of ledger including cash and bank balance from cash book। ट्रायल बैलेंस में जब लेजर का जितना भी अकाउंट्स वगैरह का हम लोग हिसाब कर लेते हैं, जितना भी अकाउंट अलग अलग क्लासिफाइड अकाउंट का हम लोग जो हिसाब किताब करते हैं, उसी सब अकाउंट्स का जो बैलेंस बचता है, चाहे या वो बैलेंस सीडी हो या बैलेंस बीडी हो, जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। और ट्रायल बैलेंस मेंटेन होने के बाद ही हम लोग का पीएल और बैलेंस शीट हम लोग को बनाने में इजी होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हमको डेबिट और क्रेडिट में जो भी आइटम है, हमको अकॉर्डिंग टू द आवर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो भी हम लोग का समराइजेशन हुआ, जो भी हम लोग का बैलेंसिंग मिला है, बैलेंस सीडी या बीडी, उसको हम लोग ठीक ठाक जगह पे हम लोग लिखते हैं। सिंस एवरी ट्रांजेक्शन हैव अ ड्यूअल इफेक्ट, प्रत्येक ट्रांजेक्शन का एक ड्यूअल इफेक्ट होता है, दैट इज एवरी डेबिट हैज अ कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, प्रत्येक डेबिट का क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होता है, या वाइस वर्सा। टोटल ऑफ द डेबिट, या ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, मेरा ट्रायल बैलेंस में जो मेरा डेबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस पूरा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, उस मैचेबल जो मैच नहीं करता है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा 5,000 मिला और यहाँ पे हम लोग का 4,500 मिला, तो ये जो 500 का जहां पे कमती है, हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को लिखते हैं टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखते हैं, सस्पेंस लिखने का कारण है, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिखने का कारण क्या है कि हमको ये नहीं पता है कि मेरा 500 गया कहाँ या 500 क्या गड़बड़ी हुआ, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सस्पेंस के
हेड में डाल देते हैं। बाद में जब उसका ऑडिटिंग वगैरह होता है तब उसका जो है प्रॉपर जगह पर उसका एंट्री करवाया जाता है। ठीक है, देखो फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या बोल रहा है तुमको, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, टू अमाउंट कॉलम्स में मेंटेन रहते हैं, वन डेबिट एंड अदर इज द क्रेडिट बैलेंस, और द बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड एज शोन बाय द लेजर अकाउंट आर शोन इन द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट में दिखाए गए लेजर अकाउंट के उसी हिसाब से हम लोग बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट प्रोवाइडेड अकाउंट आर बैलेंस। ये किसी भी डेट पे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते तुम लोगों को बैलेंस जो ठीक ठाक मेंटेन करना पड़ेगा। फिर क्या बोला, इट इज अ मेथड ऑफ वेरीफाइंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, अरिथमेटिक एक्यूरेसी को क्या करना हम लोग रिकॉर्ड करना, ये क्या जरूरत है यहाँ पे, है ना। इट इज अ मेथड, ये क्या है तुम्हारा एक वे है जिससे हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कहीं गड़बड़ी है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, और गड़बड़ी है तो उसको फिर ठीक करना पड़ेगा। क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का, देख लो। इट इज अ चेक, it is a check of accuracy of posting. If a trial balance agrees to prove that the books are arithmetically accurate, अगर ट्रायल बैलेंस समझता है कि बुक्स जो बनाया गया है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, सही है, तो बोथ द अकाउंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखा जाता है। जो भी लेजर में लिखा गया अकॉर्डिंग टू लेजर, whatever I have written in the trial balance, those amounts are totally varied with the ledger account. That means I have written a correct one. It brings together the balance of the accounts, all accounts at one place, and this facilitates the preparation of final account. तुमको बताया मैंने कि ये ट्रायल बैलेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रत्येक ईच एंड एवरी अकाउंट का तुमको डिटेल्स मेंटेन किया हुआ है, उसी के बिना पे उसी के हेल्प से तुम क्या बना पा रहे हो, फाइनल अकाउंट बना पा रहे हो, और जिसमें बैलेंस शीट बनाने में भी तुमको बहुत बढ़िया से मदद मिल जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में क्या है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड। टोटल्स मेथड में क्या बोला, in this method the total of debit and credit side of the ledger account are to be shown in the trial balance, and the sum of the total of the debit and credit columns of the trial balance must be equal होना चाहिए। This is less proper method। ये क्या हो गया, लेस प्रॉपर इसलिए बोला है कि ये तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, डेबिट पे जो मिला क्रेडिट में मिल गया, बात खत्म हो गया, झमेला ही खत्म। चलो बैलेंस मेथड में क्या बोला देखो, in this method the balance of ledger account are taken to respective debit and credit columns of trial balance, and then grand totals are taken out, and the total of balance in the debit column must be equal to the total of the credit column of the trial balance। ऊपर वाले में क्या बोला था, if this method the totals of the debit and credit side the ledger accounts are shown in the trial balance में अगर दिखाया जाए, the sum total of the क्या होना चाहिए, the sum total of the debit and credit columns of the trial balance must be equal, and this is less proper method। बात समझ में आ रहा है कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम टोटल मिल जाना चाहिए। ओके, बैलेंस मेथड में क्या बोला कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर ठीक करेंगे, मैचअप करेंगे। सम दिया हुआ है, जो कमी आएगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में उसको हम लोग एंट्री करते हैं जिधर कमी रहता है। ठीक है, यहां पे देखो सम दिया हुआ है, सम बनाने की कोशिश करना। सम होमवर्क रहेगा। एक दे दिया तुमको सम, तुमको ट्रायल बैलेंस है उसका, तुमको सॉरी जर्नल है, जर्नल से लेजर, लेजर से तुमको जो है सम बनाना है। हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू उतना सब एक बार लर्न कर लेना, और चैप्टर को पूरा बुक से तुम लोग बढ़िया से रिवाइज करोगे, एकदम चैप्टर को जो है छोड़ोगे नहीं। समझ में आया, ये नहीं कि सर वीडियो भेज दिए हैं ठीक है सर अपना काम कर दिया, हम तो नहीं भी करने से चलेगा।
ऐसे करके पढ़ाई नहीं होने वाला है। क्या बोलना समझ में आ रहा है? सबसे पहले जो है तुम लोग को वीडियो भेज रहा हूं, पहले जो क्या बढ़िया बढ़िया से एकदम अटेंटिवली अटेंटिवली पहले क्या करोगे, वीडियो को देखोगे, क्या क्या बोला गया है नहीं बोला गया उसको पहले बढ़िया समझोगे, ठीक है। दूसरा क्या हम काम करोगे, बुक्स को लेके बैठोगे जब तुम इसको बुक्स को लेके बैठोगे जब तुम वीडियो क्लास कर रहे हो, ठीक है। जो भी बताया जा रहा है उसमें मार्किंग करो, और ये जब काम हो जाए उसके बाद जो है केयरफुली रीड करो बुक को, बढ़िया से केयरफुली क्या करना है, रीड करना है बुक को, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, फिर बाद में रिवीजन जब करवाएंगे तो उस समय भी बुक का हेल्प हम लोग को लगेगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही काम है तुम लोग के लिए। टाटा बाय बाय।